सो पंछी उड़ गया। पंछी नहीं, एक्चुअली तोते उड़ गए होंगे आप लोगों के। पूरा सेमेस्टर आप लोग मजाक मस्ती किए होंगे, और अब जब लास्ट का समय आया है तो अब आप लोग ढूंढ रहे होंगे कि कौन से चैनल से पढ़ लिया जाए। तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, इंजीनियरिंग विद एनएनवी। सो हेलो गाइस, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, इंजीनियरिंग विद एनएनवी। ठीक है। और यहाँ पर AKTU का घूम के सिंबल आ गया है। और जो मैंने कहा था कि सबसे पहले जो सब्जेक्ट मैं शुरू कर रहा हूँ वो कौन सा होगा, वो PFPS होगा। PFPS मतलब क्या होता है? प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। कि कैसे हम लोग कोई भी प्रॉब्लम प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व कर सकते हैं विथ सी। सी क्या है? सी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे कि हम लोग प्रोग्राम करके बेसिक टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। इसकी जो यूनिट 1 थी वो बेसिक थी, कि होता क्या है, कि कैसे प्रोग्राम रन करता है, उसकी बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं प्रोग्राम रन करने के लिए, कैसे उसको राइट करते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो बेसिक्स है। पहली यूनिट बेसिक है। सो उसके लेक्चर 1 में हमने आपको बताया था कि हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, लिंकर क्या होता है, लोडर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती क्या हैं, उनसे आपको अवगत कराया था, या जस्ट एक ठो आइडिया दिया था, ब्रीफ आइडिया दिया था। सो आज लेक्चर 2 है। ठीक है। लेक्चर 2 के जो टॉपिक्स हैं उसमें हम क्या जानेंगे, ये देखिए, दुनिया ख़त्म हो गई वापस बन जाएगी। ठीक है। एनिमेशन की बात कर रहा था, थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलना चाहिए। खैर ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगा क्योंकि लास्ट टाइम होगा आप लोगों का। तो डायरेक्टली टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। और मेन चीज़, एक चीज़ और भी है कि प्लीज़ अगर हमारे चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब दोनों काम कीजिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आप लोगों का अगर आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे तो टॉपिक्स में क्या है, एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, सूडो कोड क्या होता है, एल्गोरिदम की हम लोग कैसे मदद से उसको एल्गोरिदम को हम लोग कैसे प्रोग्राम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एल्गोरिदम को प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम होता क्या है, बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है। तो उसको पता करने के लिए हम आज अपना फर्स्ट सी प्रोग्राम भी एक्सप्लोर करेंगे। उसमें भी बहुत मजा आएगा। सोर्स कोड क्या होता है, बाइट कोड, ऑब्जेक्ट कोड, सब पता चलेगा आप लोगों को। ठीक है। सो इसको हटाते हैं, और यहाँ पर हम चलते हैं कहाँ पर, हमारे इसमें। तो ये सिलेबस है, सिलेबस में आप लोग देख लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम है, फ्लो चार्ट है, सूडो कोड विद एग्जांपल्स है, फ्रॉम एल्गोरिदम टू प्रोग्राम्स है, एंड सोर्स कोड है, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ये सब अगर हो पाएगा तो पढ़ लेंगे, नहीं हो पाया तो फिर नहीं पढ़ पाएंगे, सॉरी। बट अब हम चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं PPS नोट्स यूनिट 1। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, जिस और उस पर ये चीज़ सर्च कर लीजिएगा आप, तो आपको ये PDF मिल जाएगी। ये PDF भाई बहुत काम की, अगर आपको थोड़ा बहुत भी बेसिक नॉलेज होगी, पहली बार आप प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे हैं, सीधा सी पे ही आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, पहले भी आपने कुछ पढ़ा होगा, तो मैं तो बोलूँगा डायरेक्टली PDF से पढ़ लो भाई। ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा इसमें इस पहले यूनिट के 2-4 लेक्चर्स को करने की। बट हाँ, कर सकते हो तो कर लो 2x की स्पीड पे, बट बेटर रहेगा अगर तुम लोग कर ही लोगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो PDF में लिखी तो है बट समझ में नहीं आएंगी। खैर, उसको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हम लोग प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो प्रोग्रामिंग का मेन मोटो होता क्या है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब यहाँ पर ही एक चीज़ आती है कि प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसको सॉल्व करने के अप्रोचेस क्या होते हैं। एक तो डायरेक्ट कोडिंग हो जाएगी, बाकी एल्गोरिदम हो जाता है, फ्लो चार्ट्स हो जाता है, कहाँ गए कर्सर, हाँ, एल्गोरिदम हो जाता है, फ्लो चार्ट्स हो जाता है, सूडो कोड हो जाता है। सब डिफरेंट है बट सब के सब बेसिक तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मेथड्स ही को डिफाइन करना ही ये इन तीनों का काम है। ठीक है। तो जो प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है, प्रॉब्लम इज अ काइंड ऑफ बैरियर टू अचीव समथिंग, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ प्रोसेस टू गेट दैट बैरियर रिमूव बाय परफॉर्मिंग सम सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम जो होती है एक तरीके का बैरियर होता है। ठीक है। कुछ अचीव करने से हम लोग को रोकता है। ठीक है। एक अड़चन होती है। ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, वो एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है जिसकी वजह से हम लोग उस बैरियर, जो अड़चन होती है, उसको रिमूव करके हम लोग उस एक्टिविटीज को पा सकते हैं। आइडिया ऑफ एल्गोरिदम। ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम इज नोन एज एल्गोरिदम। इसमें एल्गोरिदम में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जो बताता है कोई भी एक सीक्वेंस प्रॉब्लम का, उसको हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। अब एल्गोरिदम का मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दिखाऊंगा, सो हैव पेशेंस।
और मैं तो कहूँगा कि एल्गोरिदम का प्लीज़ आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाइएगा। एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड का उतना नहीं इंपॉर्टेंट है, बट एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर प्रोग्राम में आपको लिखना पड़ता है और बहुत जगह पूछता भी है। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम पे हम जाएंगे। तो यहाँ पर 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एल्गोरिदम की। एल्गोरिदम में जैसे कि हम लोग कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो पहले हम लोग कुछ इनपुट लेंगे, फिर ही ना हम आउटपुट आउटपुट शो करेंगे, सॉरी। तो पहले हम लोग जब तक इनपुट नहीं लेंगे तब तक आउटपुट कैसे शो करेंगे? तो इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे कि एल्गोरिदम में हैव अ जीरो और मोर इनपुट। ठीक है, एल्गोरिदम के पास जीरो या फिर मोर इनपुट होना चाहिए। एक्चुअली जीरो नहीं, बट हम खुद से भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विदाउट इनपुट भी। ठीक है, खुद से कोई इनपुट ले लिए तो इनपुट जो होता है वो यूजर से लेने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। आउटपुट क्या होता है? इट शुड प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट, कम से कम एक आउटपुट तो उसको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। फाइनाइटनेस मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूज्ड इन एल्गोरिदम है वो फाइनाइट होना चाहिए। ये नहीं कि हम एल्गोरिदम तो लिख रहे हैं बट वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स है, कि भाई इतने स्टेप्स हैं कि कोई क्या ही बताए। तो उतने भी स्टेप्स नहीं होने चाहिए एल्गोरिदम में। एल्गोरिदम में भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टेप्स होने चाहिए कि हाँ इतने स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप लोग एल्गोरिदम बना लोगे। फिर होता है डिफाइनाइटनेस होती है, ईच स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस। ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए। इफेक्टिवनेस, एवरी स्टेप मस्ट बी बेसिक एंड एसेंशियल। ठीक है, ये हो गया, बट इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर मेन आता है टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम पर। एल्गोरिदम जो होते हैं वो 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में डिफाइंड होते हैं। पहला पहला जो होता है सीक्वेंस होता है, मतलब कि इनपुट लिया, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया। क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया? सम परफॉर्म किया। फिर सम को प्रिंट किया, मतलब सम को डिस्प्ले किया, आउटपुट किया, फिर एंड कर दिया। दूसरा जो होता है ब्रांचिंग होता है। ब्रांचिंग मतलब डिसीजन सेलेक्शन। ठीक है, हम लोग डिसीजन देख रहे हैं तो डिसीजन जब भी होता है तो क्या हम लोग के दिमाग में आता है? या तो ये या तो फिर वो। और अगर आप लोग के पास और भी ज़्यादा ऑप्शंस हुए, यार आजकल के जनरेशन के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, तो फिर या तो ये या तो वो या तो वो या तो वो चलता रहता है। तो खैर यहाँ पर हम आते हैं स्टेप 1 जो होता है इनपुट। फर्स्ट नंबर होता है ए, इनपुट सेकंड नंबर ए। अगर ए और बी बराबर है, यहाँ पर दोनों इक्वल टू नहीं होगा, इक्वल होगा। अगर ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोग इक्वल टू बताते हैं, जिससे कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दो नंबर्स को। तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू बी अगर बराबर हो गया तो हम लोग प्रिंट कर देंगे इक्वल। ठीक है सॉरी, एल्स हम लोग प्रिंट कर देंगे नॉट इक्वल, फिर हम लोग एंड कर देंगे। फिर थर्ड क्या होता है? लूप होता है। लूप मतलब बार बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप 1 जो होता है इनिशियलाइजेशन होता है। सेट आई इज इक्वल टू जीरो, एन इज इक्वल टू 10। आई को हम लोग, आई की वैल्यू जो हमने जीरो दे दी, एन की वैल्यू हमने 10 दे दी। फिर स्टेप 2 क्या होता है? हमने उस स्टेप को रिपीट कर दिया। वाइल आई, जब तक आई जो है वो 10 से छोटा है तब तक बार बार इसको रिपीट करना है। ठीक है, तो आई की वैल्यू बार बार बढ़ेगी 1 1 से, तो बाद में हम लोग प्रिंट आई कर देंगे, मतलब 10 कर देंगे। सो ये सब बेसिक है। मैं आप लोगों को जब आगे फर्स्ट सी प्रोग्राम बता दूंगा तो आप लोग वापस इसको अगर देखेंगे, यहाँ तक का टाइम फ्रेम देख लीजिए तो आप लोग आसानी से समझ में आ जाएगा फिर से। ठीक है, फिर फ्लो चार्ट्स होते हैं। फ्लो चार्ट जो होते हैं, फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल और सिंबॉलिक, जो फ्लो चार्ट होते हैं इज अ ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोसेस। किसी एक प्रोसेस का एक ग्राफिकल या सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो फ्लो चार्ट होता है। It is basically used to design and document virtually complex processes to help the viewers to visualize लॉजिक ऑफ द प्रोसेस। ये कुछ नहीं करता है, बस एक ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रोसेस की, जिसकी वजह से जो व्यूअर्स होते हैं, जिसको वो देखते हैं, उस वजह से वो उसको आसानी से विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्लो चार्ट्स होते हैं, डिजाइनिंग जो फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं वो कुछ सिंबल्स, एक उनके यूनिक सिंबल्स होते हैं, वो सारे उसकी उन्हीं से मिला के उनको बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम आते हैं स्टार्ट और एंड सिंबल पर। ये जो होता है, अगर ये ओवल टाइप का आ रहा है तो ये होगा, ओवल नहीं है एक्चुअली, ठीक है, ये पैराबोलिक है, नहीं पैराबोलिक नहीं, इलिप्स है, हाँ सॉरी इलिप्स है। तो अगर इलिप्स टाइप का स्ट्रक्चर आ रहा है मतलब कि प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है या फिर एंड हो रहा है। कनेक्टर की आप लोगों को ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ये इनपुट आउटपुट के लिए आप लोगों को पैरेललोग्राम मिलता है। इनपुट आउटपुट शो करने के लिए आप लोगों को पैरेललोग्राम मिलता है। फिर प्रोसेसिंग दिखाने के लिए, ठीक है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए प्रोसेसिंग के लिए आपको मिलता है एक रेक्टेंगल बॉक्स। फिर डिसीजन मेकिंग के लिए आप लोगों को मिलता है रोम्बस। डिसीजन मतलब ऑप्शंस, या तो ये या तो वो या तो वो सब। ये एरोज होते हैं, ये सब फ्लो कंट्रोल बताते हैं कि किधर किस डायरेक्शन में प्रोग्राम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक ठो एग्जाम्पल भी है फ्लो चार्ट का। ठीक है, ड्रॉ फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहले 10 नेचुरल नंबर्स का वो
सम फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पर फ्लो चार्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग ये स्टार्ट किया, एलिप्स में हम लोग ने स्टार्ट किया, फिर सेट आई इज इक्वल टू 1 एंड सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो है ये प्रोसेस है। प्रोसेस क्या, हमने आई के अंदर वैल्यू 1 दी है और सम के अंदर हम लोगों ने वैल्यू 0 दी है, तो ये प्रोसेस है। फिर दूसरा प्रोसेस क्या है, हमने सम की वैल्यू सम प्लस 1 कर दिया है और आई की वैल्यू जो है वो आई प्लस 1 कर दी है कि आई बढ़ता जाए। अगर आई जो है वो 10 के बराबर पहुंच जाएगा, ठीक है, अगर 10 के बराबर पहुंच गया, यस हो गया तो नीचे जाएगा, बट अगर नो है, जैसे कि पहले तो आई की वैल्यू 1 है, फिर सेकंड टाइम में आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तो अगेन ये नो हो गया, तो नो हो गया तो फिर इधर जाएगा, फिर आई की वैल्यू 3 होगी, फिर इधर जाएगा, फिर आई की वैल्यू 4 होगी, फिर इधर जाएगा, फिर आई की वैल्यू 5 होगी, इसी तरह करते करते आई की वैल्यू 10 हो जाएगी। और हर बार आई की वैल्यू में सम की वैल्यू जो होगी 1 से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो सम की वैल्यू पहले 0 थी, आई की वैल्यू अगर 2 है तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आई की वैल्यू 3 है तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अगर आई की वैल्यू 10 हो जाती है तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गैस करके बताइए, 8 हो जाएगी। सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अगर यस हो जा रहा है कि आई जो है वो 10 के बराबर पहुंच गया, बढ़ते बढ़ते अगर आई की वैल्यू 10 के बराबर हो गई तो डायरेक्टली हमने सम प्रिंट कर दिया, ठीक है, फिर एंड कर दिया। फिर यहाँ पर सूडो कोड आता है। सूडो कोड जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ये है मतलब एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम में हमने स्टेप वाइज बताया है ये भी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा, बट हमने इसको स्टेप वाइज बताया है। सूडो कोड में हमने स्टेप वाइज नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली एक ऐसे टाइप लिख देते हैं, ठीक है। इज अ सिंपल वे ऑफ राइटिंग प्रोग्रामिंग कोड इन इंग्लिश, इंग्लिश में लिखने का एक सिंपल तरीका होता है, उसको हम लोग सूडो कोड कहते हैं। इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सूडो कोड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। इसकी शॉर्ट फ्रेजेस यूज करता है टू राइट कोड्स ऑफ प्रोग्राम बिफोर वी एक्चुअल क्रिएट इट इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। किसी एक स्पेसिफिक लैंग्वेज में एक्चुअल में क्रिएट करने से पहले हम लोग सूडो कोड को लिखते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को आइडिया और उसके पीछे का जो लॉजिक है वो क्लियर हो जाए। सूडो कोड जो है फॉर ऐड टू नंबर्स, दो नंबर्स को ऐड करने के लिए जो सूडो कोड यूज होता है उसका क्या है, स्टार्ट करना है प्रोग्राम को, ठीक है। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, देख लीजिए प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। एंटर टू नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर्स ए और बी को एंटर कर दिए। ऐड द नंबर्स टुगेदर, दोनों नंबर्स को टुगेदर ऐड कर दिया, फिर सम को प्रिंट कर दिया, फिर प्रोग्राम को एंड कर दिया, ठीक है। फिर ये चीज था। अब मेन चीज आप लोग के दिमाग में आएगा कि सूडो कोड हुआ, फ्लो चार्ट हुआ या फिर एल्गोरिदम हुआ, इनका बेसिक यूज है क्या, इसको हम लोग पढ़ते क्यों हैं। खैर पढ़ते तो इसलिए क्योंकि ये हर जगह पूछता है भाई। फ्लो चार्ट आप लोगों से इवन प्लेसमेंट में भी पूछेगा, ठीक है। अगर आप लोग टेक ब्रांच में हैं तो आप लोग से प्लेसमेंट में भी आपसे फ्लो चार्ट के बारे में पूछता है, फाइनल ईयर में ही पूछता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ तो बेसिक है, बट जो मेन चीज़ है वो क्या है कि ये हम लोग पढ़ते क्यों हैं। क्योंकि देखिए अगर हम डायरेक्टली प्रोग्राम लिख रहे हैं तो ठीक है, बट प्रोग्राम लिखने से पहले हम लोग को उसका आइडिया, उसकी लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो वो लॉजिक, वो आइडिया क्लियर हो जाए, इस वजह से हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में एक तरीके से लिख देते हैं। और सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है तो किसी को अगर नहीं भी समझ में आएगी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो भी वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ के समझ जाएगा कि हाँ बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कैसे गया है, ठीक है। इसीलिए सूडो कोड, फ्लो चार्ट या फिर एल्गोरिदम का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। फिर आ जाती है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी वो 1972 में डेवलप हुई थी बाय डेनिस रिची एट बेल लैब्स, ठीक है, बेल लैब्स पे हुई थी, ताकि ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप कर सके। फिर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी उसके अंदर कॉन्सेप्ट जो यूज हुए थे वो एल्गोल बी, सीपीएल और एडेड सम फीचर्स थे ऑफ हिज ओन। सी का कोई भी फुल फॉर्म नहीं है, दिस इज अ सक्सेसर ऑफ लैंग्वेज बी, ठीक है। इसके पहले लैंग्वेज बी होती थी, उसकी जो सक्सेसर है वो है सी लैंग्वेज। और एक चीज और मैं बोलूंगा कि आप लोग फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट प्लीज पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों का प्रोग्रामिंग का हो रहा है पेपर तो आप लोगों से पक्का पूछा जाता है कि फ्लो चार्ट क्या होता है। फ्लो चार्ट लिखिए, हर प्रोग्राम के लिए आपको फ्लो चार्ट लिखना पड़ता है, आपको एल्गोरिदम लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैं तो कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग पढ़ के जाइएगा। और यहाँ पर हम वापस से फुल स्क्रीन कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि सी प्रोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, ठीक है। सी जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी इज़ अ केस सेंसिटिव, मतलब इंग्लिश और हिंदी का जो एक वर्ड होता है उसकी अलग मतलब होता है, ठीक है। सी जो है वो पोर्टेबल लैंग्वेज है कि इसको कहीं भी देख सकते हैं, कहीं भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सी जो है वो सिंपल है, फास्ट है और एफिशिएंट है। सी के अंदर रिच सेट ऑफ डेटा टाइप है, जो डेटा टाइप्स होते हैं कि अलग अलग वैल्यूज को इंपोर्ट करने की, ठीक है, वो भी सी के पास बहुत सारे हैं। सी हैज़ रिच सेट ऑफ ऑपरेशन, सी के पास बहुत सारे ऑपरेटर्स भी हैं, प्लस माइनस जोड़ घटाना गुणा भाग सब है भाई, ठीक है। बिल्डिंग सी प्रोग्राम,
अब सी प्रोग्राम बिल्ड करने से पहले हम एक बार सी प्रोग्राम को एक बार बिल्ड करके देख लेते हैं, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि अगर हम एक बार सी, आप जैसे कि कोई भी नॉर्मल सी का कंपाइलर या टेक्स्ट एडिटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर ही यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि बेटर पड़ता है। ये आजकल कोई सी इतना यूज़ नहीं करता है, सो ये बहुत बेटर पड़ता है। आप अगर ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर ले रहे हैं, आपके मोबाइल में आपके पीसी में ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, और अगर ऑनलाइन कंपाइलर आप देख रहे हैं तो आप इवन मोबाइल से भी इसको रन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप मोबाइल से भी प्रोग्राम रन कर पा रहे हैं। कुछ कुछ लोग फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में या कुछ महीने तक लैपटॉप नहीं खरीदते हैं, तब तक आप लोगों की प्रोग्रामिंग नहीं रुकनी चाहिए। तो आप लोग इसको मोबाइल में भी देख सकते हैं। बस आप लोगों को सर्च करना है, क्या सर्च करना है, आप लोगों को सर्च करना है ऑनलाइन सी कंपाइलर। आप लोग बस ऑनलाइन सी कंपाइलर यूज़ करेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, बहुत आसानी से मिल जाएगा। फिर हम इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो पहला जो कोड होता है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन, ठीक है। ये हम पूरा खुद से लिखेंगे, सो प्लीज़ देखते रहिए आप लोग कैसे लिखते हैं। हैट्स इंक्लूड, जो हैट्स इंक्लूड है स्टूडियो डॉट एच, STDIO, ये जो है स्टूडियो डॉट एच नहीं है, इसको बोला जाता है स्टूडियो डॉट एच, बट इसका मतलब जो है वो स्टैंडर्ड आउट इनपुट आउटपुट है, ठीक है। डॉट एच क्या है, ये एक एक्सटेंशन है। डॉट एच जो है वो एक्सटेंशन है, ठीक है। लाइब्रेरी दिखाता है कि हाँ इस तरीके से हम इनपुट आउटपुट एक्सेप्ट कर सकते हैं सी प्रोग्राम के अंदर, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का यूज़ करते हैं। मतलब हम लोग कॉल किए हैं इनपुट लेने के लिए, आउटपुट लेने के लिए, ठीक है। फिर डायरेक्टली हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिसका नाम है इंट मेन, ठीक है। इंट मेन हमने फंक्शन क्रिएट किया। अब ये जो होता है, ये जो होता है, ये कर्ली ब्रेसेस होता है, ये ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ये जो मेन फंक्शन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही एग्जीक्यूट होगा, इसके बाहर नहीं होगा। मतलब इंट मेन के अंदर जितने भी फंक्शन रहेंगे या स्टेटमेंट्स रहेंगे सब इसके अंदर रहेगा। सो जो बेसिक एक ठो प्रोग्राम रहता है वो क्या होता है, उसको हम लोग प्रिंट करते हैं। तो हम लोग यूज करते हैं प्रिंट एफ, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। अब आप लोग सोचेंगे कि सबसे पहले हेलो वर्ल्ड ही क्यों प्रिंट किया जाता है, क्योंकि बेसिकली जब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी इसका मेन मोटो था क्या, इसका मेन मोटो क्या था, इसका मेन मोटो था कि ह्यूमनाइड रोबोट बनाना। अब रोबोट कभी भी बनेगा तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले देखिए हेलो वर्ल्ड यहाँ पर प्रिंट होके आ गया। तो ह्यूमनाइड रोबोट जब भी बनेगा, देखिए यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वर्ल्ड को हेलो करेगा, तो इसीलिए हम हेलो वर्ल्ड का यूज़ करते हैं। अब प्रिंटफ जो है वो एक फंक्शन है, ठीक है, वो एक फंक्शन है, ऑलरेडी आ जाता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इस फंक्शन का जो काम है कि जो भी इस ब्रैकेट के अंदर दे दो उसको ये डायरेक्टली आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। ये जो है ये सेमी कॉलन है, यहाँ पर ये सेमी कॉलन है। सेमी कॉलन का यूज़ क्या होता है, सेमी कॉलन का यूज़ होता है ये बताने के लिए कि हाँ ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इस लाइन में लिखी हुई वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये फंक्शन है, तो फंक्शन के अंदर ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं ये क्या बताते हैं, ये जो बताते हैं कि हाँ जो फंक्शन है इसके अंदर ही यहीं तक जितनी भी चीज़ लिखनी है आपको लिखनी है। इंक्लूड क्या होता है, इंक्लूड जो होता है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं कि ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरीज होती हैं जो कि ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं सी प्रोग्रामिंग में, उसको कॉल करने के लिए हम लोग इंक्लूड का यूज़ करते हैं। ये सब आप धीरे धीरे सीखेंगे। सो अगर आप लोगों को कुछ नहीं भी समझ में आ रहा होगा तो ऐसा मत सोचिएगा कि भैया अभी तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। सो आप लोग टेंशन मत लीजिए। सो हम आगे बढ़ते हैं। सो बेसिक मैंने आप लोगों को क्या बताया कि बिल्डिंग अ सी प्रोग्राम, सी प्रोग्राम को बिल्ड करने का बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। सो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक प्रोग्रामर होता है भाई, मैं प्रोग्रामर बन गया लो, ठीक है, आप भी बन गए। अगर आपने पहला प्रोग्राम रन कर लिया तो आप भी प्रोग्रामर बन चुके हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर रनिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम। फिर टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है, तो टेक्स्ट एडिटर होता है जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हम ऑनलाइन कंपाइलर ही यूज़ कर ले रहे हैं। फिर ये जो है ये हमने पहले जो लिखा है डायरेक्टली जो हम स्क्रीन पर लिख रहे हैं उस लैंग्वेज में, जो लैंग्वेज हमको समझ में आ रही है, यहाँ पर जो हैट्स इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्टूडियो डॉट एच है, वॉइड मेन है, ये सब नॉर्मल इंग्लिश में लिखा है, ये सब हमको समझ में आ रहा है। तो ये जो होती है ये सोर्स फाइल होती है, इसको हम लोग कंप्यूटर के टर्म्स में, कोडिंग के टर्म्स में या प्रोग्रामिंग की टर्म्स में हम लोग इसको सोर्स फाइल कहते हैं। सोर्स फाइल की क्या होता है, सोर्स फाइल जो होती है ये जो होती है ये सोर्स कोड को कंटेन्स करती है ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट सी होता है, ये जब फाइल जो आप सेव करेंगे इसको तो ये डॉट सी होके सेव करेगा। जैसे कि आपने इस फाइल का नाम दे दिया मेन, तो मेन डॉट सी होके ये फाइल सेव होगी आपके इंटरनल मेमोरी में
अगर आप कोई टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो। अगर टेक्स्ट एडिटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर सेव नहीं होता है ये प्रोग्राम, डायरेक्ट ऑनलाइन कंपाइलर पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हुआ तो फिर आपने देखा होगा कि जब मैंने यहाँ पर रन किया, यहाँ पर जब मैं इसको रन किया, देखिए यहाँ पर जब मैंने रन किया तो क्या हुआ, यहाँ पर दिखा रहा है कंपाइलिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, तो कंपाइलिंग अ प्रोग्राम दिखा रहा है, तो यहाँ पर यूज होता है कंपाइलर का। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं लेक्चर 1 में कि कंपाइलर का मतलब क्या होता है। कंपाइलर जो होता है वो जो इंग्लिश लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में जो लिखा हुआ प्रोग्राम है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, वो काम होता है कंपाइलर का। तो जब कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाइनरी में जो डेटा है वो आ गया है कि बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा प्रोग्राम आपका बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो चुका है। तो उसको जब वो कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग उसको ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। ठीक है, जब क्रिएट हो गया तो उसको ऑब्जेक्ट फाइल या ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है ये जनरेटेड होता है बाय द कंपाइलर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग सोर्स फाइल। दे कंटेन कंपैक्ट बाइनरी कोड ऑफ द फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, बाइनरी कोड जो होता है किसी फंक्शन का डेफिनेशन का, उसको ये ऑब्जेक्ट कोड जो होता है वो कैरी करता है। ये जो होता है ऑब्जेक्ट कोड, ये कंपाइलर जब कंपाइल कर देता है सोर्स कोड को, ये चीज़ अपने दिमाग में याद रखिएगा। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो उसमें ये लिख लीजिएगा, सोर्स कोड को जब भी कंपाइलर कंपाइल करता है, ठीक है, या ट्रांसलेट करता है, तो वो उसको ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट फाइल में ट्रांसफर कर देता है। फिर यहाँ पर आ जाता है लिंकर। अब आप लोग सोच रहे होंगे लिंकर क्या होता है। लिंकर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि लिंकर होता क्या है। लिंकर बहुत सारी प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं इस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सी या सी प्लस प्लस या जावा में, ये सब ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। तो उनको कॉल करके डायरेक्टली प्रोग्राम में इंसर्ट कर देना, मतलब प्रोग्राम से लिंक कर देने का जो काम होता है वो लिंकर का होता है। ये मैंने आपको बता दिया। जैसे कि हम डायरेक्टली वहां पर यूज कर रहे थे हैथ इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, तो यहाँ पर लिंकर का काम आ जाता है, क्योंकि हैट्स इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो है वो प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है, बिल्ट इन फंक्शन है, सी लैंग्वेज के साथ आया है। जब आपने उसको डाउनलोड किया होगा तो उसके साथ अपने आप आया है। तो उसको कॉल करने के लिए जो यूज होता है वो लिंकर होता है। तो जब भी कंपाइलर आपका कंपाइल कर देता है, तो जब कंपाइल करता ही है तो उसी के साथ साथ जो होता है लिंकर जो होता है वो लाइब्रेरीज को डायरेक्टली कनेक्ट करना शुरू कर देता है प्रोग्राम के साथ, आपके ऑब्जेक्ट कोड के साथ धीरे धीरे उसको कनेक्ट करना शुरू कर देता है। तो ये काम जो होता है लिंकर का होता है, लाइब्रेरीज होती हैं उसको कनेक्ट कर देता है। ठीक है, बाइनरी जो होती है फिर ऑब्जेक्ट एक्सिक्यूटेबल फाइल आ जाती है। जब लिंकर लिंक कर देता है लाइब्रेरीज को वो प्रोग्राम से, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाती है। लिंकर जो होता है वो ऑब्जेक्ट फाइल को यूज करता है और प्रोड्यूस करता है डॉट ई फाइल। ई का बहुत लोग देखते होंगे ई फाइल होती है क्या है, तो ई फाइल का जो मतलब होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है भाई। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं सब बता रहा हूँ, ज़्यादा बोरिंग नहीं होगी। आप लोग 2x की स्पीड पे देखोगे वैसे भी तोते उड़े होंगे आप लोगों के अभी तो। ठीक है, हर तरफ से लगी पड़ी होगी कि भाई हाँ अब सेमेस्टर आ गया, अब तो पढ़ना है, अब बैठे हो गए आप लोग। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ आप लोगों के लिए भी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है या फिर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थोड़ा बहुत सपोर्ट आप दे सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा आप लोगों के लिए। फिर इसके बाद जब ये एग्जीक्यूटेबल फाइल आ जाती है तो फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल को जो होता है रनर, लोडर जो हम पढ़े थे कल लास्ट लेक्चर में, लोडर जो होता है उसको वो लोड करता है हमारे डायरेक्ट टर्मिनल पे, जो आउटपुट रिजल्ट आता है यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये है। तो यहाँ पर अगर हम रन कर रहे हैं, ठीक है, तो रन कर रहे हैं तो ये कंपाइल कर रहे हैं। अब कंपाइल कर लिया, ठीक है, तो कंपाइल करने के बाद ये थोड़ा देर वेट किया तो लिंकर जो है ये इंक्लूड को डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर दिया। अब इनपुट जब कनेक्ट हो गया है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। हाँ, तो फिर ये प्रिंट एफ जो है ये लोड कर दे रहा है। जब यहाँ पे प्रोग्राम खत्म हो गया तो ये जो लोडर है ये लोड कर दिया मेन टर्मिनल पे, जिससे कि हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट होके बाहर आ गया। ठीक है, फिर कंपाइलिंग सी प्रोग्राम को कंपाइल करने का जो, हाँ एक चीज़ मैं ये भी बोलूँगा कि ये जो कंपाइलेशन ऑफ सी प्रोग्राम है, ये पूरा, ये जो पूरा आप पढ़े हैं यहाँ से, ये ये जो पूरा आप पढ़े हैं यहाँ से एकदम लास्ट तक, ये प्लीज़ याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बार पूछता है, मेनली हर एग्जाम में ही पूछ लेता है इसका एक क्वेश्चन, 7 नंबर का या 10 नंबर का, आपके जिस कॉलेज में जिस हिसाब से पेपर हो रहा होगा उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, बट ये हर बार पूछ लेता है। फिर होता है कंपाइलिंग सी प्रोग्राम। ठीक है, सी प्रोग्राम को कंपाइल कैसे करते हैं, ये जो होता है ये होता है, ये ब्लॉक में बताया जाता है, ब्लॉक डायग्राम होता है। ठीक है,
ये भी याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। सोर्स फाइल होती है, सोर्स फाइल क्या होता है, प्रोग्रामर लिखा होता है। तो प्री प्रोसेसर होते हैं, प्री प्रोसेसर जो होते हैं उसको जो प्री प्रोसेसर होते हैं जैसे कि हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, वो सब सोर्स फाइल्स में इंक्लूडेड होते हैं। तो कंपाइलर जो होता है, कंपाइलर जो होता है वो सोर्स फाइल को विथ प्री प्रोसेसर को कंपाइल कर देता है। कंपाइल करके क्या होता है, ऑब्जेक्ट फाइल क्रिएट हो जाती है। ऑब्जेक्ट फाइल में जो लाइब्रेरीज फाइल होती है उसको लिंकर जो होता है वो लोड कर देता है, ठीक है। फिर जो लिंकर होता है यहाँ पर है, ठीक है। फिर लोडर जो होता है, वो लोडर जो होता है वो लिंकर फाइल से जो जनरेट हुई रहती है एग्जीक्यूटेबल फाइल उसको लोड करता है, ठीक है। तो लोडर जो होगा वो यहाँ पर लगेगा, सो वो थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। लोडर जो होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करने में मदद करता है। फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, सिंटेक्स एंड लॉजिकल एरर्स इन कंपाइलेशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंटेक्स जो होता है कि एक वे है, अगर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो उसको लिखने का एक तरीका, एक वे है जिस हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। उसके सिवा अगर आप कुछ लिखेंगे तो क्या होगा, वो सिंटेक्स एरर होगा या लॉजिकल एरर होगा इन कंपाइलेशन, ठीक है। सिंटेक्स एरर वही चीज़ होता है कि जो लिखने का तरीका है आप नहीं लिख रहे हैं। जैसे मैंने प्रिंट एफ लिखा है, अगर आप वहाँ पे प्रिंट लिख देंगे या प्रिंट सी लिख देंगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वहाँ पर जो होगा वो सिंटेक्स एरर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिखा है सिंटेक्स एरर इज ऑल्सो नोन एज कंपाइलेशन एरर। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर सिंटेक्स एरर को कंपाइलेशन एरर भी लिखते हैं। दीज आर मिस्टेक्स सच एज मिस स्पेल्ड कीवर्ड्स, मिसिंग पंक्चुएशन। पंक्चुएशन क्या होती है, वो सेमीकोलन या फिर ब्रेसेस या फिर मिसिंग ब्रेसेस, ये सब जब नहीं होते हैं किसी प्रोग्राम में तो कंपाइलेशन एरर देता है, ठीक है। और लॉजिकल एरर क्या होता है, लॉजिकल एरर जैसे कि अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है और आप प्रिंट क्या कर दे रहे हैं, बाय बाय वर्ल्ड, ठीक है। अगर आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है और आप बाय वर्ल्ड प्रिंट कर दे रहे हैं तो फिर ये लॉजिकल एरर हो जाएगा आप लोगों का। लॉजिकल मतलब आपने लॉजिक सही से नहीं लगाया, लॉजिक तो सोचने वाली चीजें हैं, तो वो आपको सोच के सही से लगाना है। तो लॉजिकल एरर क्या होते हैं, लॉजिकल एरर्स आर दोज एरर्स दैट प्रिवेंट योर प्रोग्राम फ्रॉम डूइंग व्हाट यू एक्सपेक्टेड इट टू डू, ठीक है। जो लॉजिकल एरर्स जो होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं आपके प्रोग्राम को कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही हो, उससे प्रिवेंट नहीं करते हैं, जो आप चाहते हैं वो ना हो उससे आपको प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। लॉजिकल एरर जो होता है उसको हम लोग रन टाइम एरर्स भी कहते हैं, ये चीज़ भी याद रखिएगा। जो यहाँ पर नेम है, सिंटेक्स एरर का जो नाम है यहाँ पर कंपाइलेशन एरर, और जो लॉजिकल एरर का नाम है रन टाइम एरर, इसको याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार प्रोग्राम में लॉजिकल एरर या फिर सिंटेक्स एरर डायरेक्टली लिख के नहीं आता है, अगर आप उसको रन करेंगे तो हमेशा आता है कंपाइलेशन एरर, ठीक है। इन दिस योर कोड में कंपाइल बट द रिजल्ट इज नॉट द एक्सपेक्टेड वन। अगर आपका लॉजिकल एरर होगा तो जो आपका प्रोग्राम होगा वो तो सही से रन करेगा, बट जो उसका आप चाह रहे थे कि कुछ जो आउटपुट आप चाह रहे थे वो आउटपुट नहीं मिलता है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाऊं तो ये रहा एग्जांपल, ठीक है। अब सिंटैक्स एरर होगा तो यहाँ पर प्रिंट एफ की जगह मैंने यहाँ पे प्रिंट सी लिख दिया। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो देखिएगा क्या दिखाता है, कंपाइलेशन एरर दिखाएगा, ये देखिए, कंपाइलेशन फेल्ड, कंपाइलेशन फेल्ड ड्यू टू फॉलोइंग एरर्स। फॉलोइंग एरर में क्या है, ठीक है, फॉलोइंग एरर में आप देख रहे होंगे कि क्या है, रुकिए इसको थोड़ा बड़ा करूं, हाँ, फॉलोइंग एरर में क्या है, वार्निंग इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन प्रिंट सी, डिड यू मीन प्रिंट एफ, क्योंकि प्रिंट सी नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, अगर आपका कंपाइलेशन एरर रहेगा तो आपको बता देगा कि हाँ भाई कंपाइलेशन एरर है, आप ये गलत कर रहे हो, तो आप उसको सही कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रिंट सी लिखा था तो डिड यू मीन प्रिंट एफ, ये देखिए यहाँ पर दिखा देगा डिड यू मीन प्रिंट एफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप वापस इसको सही कर सकते हैं प्रिंट एफ, अब देखिएगा आपका प्रोग्राम जो होगा वो रन करेगा, ठीक है। देखिए रन कर दिया हेलो वर्ल्ड। अगर आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है और आप जो है वो सिर्फ प्रिंट कर दे रहे हैं बाय वर्ल्ड, ठीक है, आप प्रिंट कर दे रहे हैं बाय बाय वर्ल्ड, आप प्रिंट कर रहे हैं बाय बाय वर्ल्ड, तो अब देखिए यहाँ पर कंपाइलेशन एरर तो नहीं है, प्रोग्राम रन तो कर दिया, बट मेन प्रॉब्लम यहीं पर आ जाती है कि आपको प्रिंट क्या करना था, आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना था। आपसे टास्क क्या दिया गया था, आपको क्या एक प्रॉब्लम दी गई थी सॉल्व करने के लिए, आपको दिया गया था कि आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करें, बट आपने प्रिंट क्या किया है, बाय बाय वर्ल्ड। तो लॉजिकली मतलब जो आपको टास्क दिया गया था आप वो पूरा नहीं कर पाए। तो अगर आप टास्क पूरा नहीं कर पाए मतलब आप लॉजिकली गलत हैं, लॉजिकली गलत है, मतलब जो एक्सपेक्टेड आउटपुट आप सोच रहे थे कि आएगा वो नहीं आ रहा है, तो इस हिसाब से आप लॉजिकली गलत हैं। तो यहाँ पर जो बाय बाय वर्ल्ड आ रहा है ये लॉजिकल एरर में काउंट होगा, ठीक है। फिर बेसिक ये देखिए यहाँ पर लिखा है इन दिस योर
कोड में कंपाइल बट द रिजल्ट इज नॉट द एक्सपेक्टेड वन। अगर रिजल्ट आपका हेलो वर्ल्ड का आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो अगर आ रहा है बाय बाय वर्ल्ड, तो वो चीज़ एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है, तो वो भी अफेक्ट करता है आपके प्रोग्राम को, आपके लॉजिक को। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं, तो यहाँ पर चलते हैं सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर पे चलते हैं, कि ये लास्ट टॉपिक है हमारा कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, आप इस पीडीएफ को देंगे तो योर फर्स्ट सी प्रोग्राम जो हमने लिख लिया है, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में वापस से फुल्ली डिस्कस करेंगे। बट आप सी प्रोग्राम, इवन हम सी प्रोग्राम को भी दोबारा बताएंगे, बट फिर भी आप एक बार देख लीजिए, ताकि आप 2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी रहेगी, याद हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, सी प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इज डिफाइंड बाय सेट ऑफ रूल्स। देख लीजिए, प्रोग्राम में सी प्रोग्राम लिखने का भी एक तरीका होता है, जो कि एक डिफाइंड होता है सेट ऑफ रूल से, कॉल्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, एक सेट ऑफ रूल है, आप उसी के मेथड से आप लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज बोल रहे हैं तो कहाँ पर ग्रामर यूज होगा, कहाँ पर वर्ब यूज होगा, कहाँ पर नाउन यूज होगा, वो सब एक सेट ऑफ रूल्स में डिफाइंड है, उसको हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। और वही राइट वे है इंग्लिश से लैंग्वेज को पढ़ने का, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का। तो इसी तरह जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं प्रोग्राम को लिखने का, वो भी प्रोग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा। नहीं फॉलो करेगा तो क्या आएगा? कंपाइलेशन एरर आएगा। लॉजिकल एरर नहीं, कंपाइलेशन एरर आएगा, आप इस बात को याद रखिए। लॉजिकल एरर जो तब आता है जब आप एक्सपेक्टेड आउटपुट जो आपको दिया रहता है टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसकी जगह दूसरा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में क्या आ गया? हाँ, हैट्स इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो लिखा था हमने, ठीक है, यहाँ पर ये जो होता है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। ठीक है, फिर ग्लोबल डिक्लेरेशन, ये चीज़ मैं आपको बाद में बताता हूँ। ग्लोबल डिक्लेरेशन क्या होता है कि हम वेरिएबल ऐसा भी डिक्लेयर कर सकते हैं जो बाहर हो, जो कि बाकी हर फंक्शन में काम करे। इन सब चीज़ में हम बेसिक में आएंगे। फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन होता है, ये मैंने आपको मेन फंक्शन बताया है। ठीक है, तो मेन फंक्शन में लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ये सब मैंने आपको अभी नहीं बताया कैसे डिफाइन करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो मेन फंक्शन होता है, फंक्शन रन करता है। जैसे कि आप देखेंगे प्रोग्राम को, तो फिर प्रोग्राम में क्या होता है कि फंक्शन रन करते हैं। ठीक है, वन बाय वन फंक्शन रन करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये कई फंक्शन हम एक प्रोग्राम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक है, योर फर्स्ट सी प्रोग्राम में क्या होगा? हैथ इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, हैथ इंक्लूड कोनियो डॉट एच। कोनियो डॉट एच का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये भी जो होता है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। बट कोनियो डॉट एच जो होता है ये मेनली आप अगर यूज कर रहे होंगे तो फिर ऑफलाइन कंपाइलर या ऑफलाइन टेक्स्ट एडिटर में यूज होता है, बट अगर आप ऑनलाइन में लिख रहे हैं तो कोनियो का यूज नहीं होता है। ठीक है, तो वॉइड मेन जो होता है ये हमारा फंक्शन हो गया। फिर यहाँ पर ये कमेंट होता है, कमेंट मतलब नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट, प्रोग्राम में ही रहेगा बट ये ऐसा पार्ट रहेगा, ऐसा स्टेटमेंट रहेगा प्रोग्राम का जिसको कि कंपाइलर छोड़ देता है। ये जो यहाँ पर डबल ब्लैक स्लैश है, इसका मतलब होता है कि कंपाइलर समझ जाता है कि ये जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए लिखा गया है, कि कोई बाहर से आए तो उसको पढ़ सके, इसलिए इसको छोड़ देता है कंपाइलर, इसको एग्जीक्यूट करना छोड़ देता है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना छोड़ देता है। फिर यहाँ पर हमने प्रिंट एफ कर दिया है, तो हेलो वर्ल्ड हो गया है, गेट सी एच हो गया है। ठीक है, फिर आउटपुट जो आ रहा है हमारा हेलो वर्ल्ड आ रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद कैरेक्टर सेट है सी का, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे और मजे से पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं बचा है। हाँ, एक चीज़ और, एल्गोरिदम और ये हमने पढ़ लिया है, तो एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट हमने पढ़ लिया है। तो पेज नंबर 28 के बाद से अगर आप देखेंगे तो पूरा पेज नंबर 40 तक एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग एग्जाम्पल कर एक बार क्वेश्चन लिखिए, फिर उसका एल्गोरिदम लिखिए, फिर उसका फ्लो चार्ट लिखिए, कंपेयर कीजिए कि आप लोग सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। बेटर रहेगा, ज़्यादा प्रोग्राम्स नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, थोड़े बहुत ही हैं। सो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को वो भी मिलेगा, ऐसे प्रॉब्लम्स भी मिल जाएंगे जिसको कि आप सॉल्व करके खुद से भी डेवलप कर सकते हैं। 10-12 हैं, इतने को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक दिन में एक ठो भी करेंगे तो भी आपकी एक हैबिट हो जाएगी। और एग्जाम आने ही वाला है, तो 1-2 हफ्ते पहले बैठे होंगे आप लोग पढ़ने। खैर मैं जानता हूँ 1-2 हफ्ते पहले नहीं बैठे होंगे आप लोग पढ़ने, आप लोग जस्ट
कल ही एग्जाम है, सो बैठे होंगे पढ़ने, सो मैं ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करूँगा। इसके बाद आप स्किप कर सकते हैं। मैं बस यही बोलूँगा कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ भाई लाइक के सब्सक्राइब करो और प्लीज़ शेयर करो जिसको इस चैनल के बारे में नहीं पता है। आपका कोई फ्रेंड है AQTU कॉलेज में ही पढ़ता है, अगर AQTU कॉलेज में नहीं भी पढ़ता है, दूसरे कॉलेज में पढ़ता है, तो फिर भी आप उसको एक बार इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेनली हर कॉलेज का जो होता है सेम ही होता है सिलेबस, कुछ कुछ डिफरेंट होता है। और मैं टॉपिक वाइज डाल दे रहा हूँ उस वीडियो की थंबनेल में, तो वो देख के समझ जाएगा कि हाँ भाई ये जो टॉपिक है ये हमारे कॉलेज में है कि नहीं है, सिलेबस में है कि नहीं है। सो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।